अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 6 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहम हैं। और वो 6 न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? 7.1, 2, 5, 6, 7 और 8 ये वीआईपी न्यूमेरिकल्स हैं। इनको आपने अच्छे से याद करना है, इनकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है और वीडियो में आगे जाके इनको अच्छे से समझना भी है। तो इन 10 न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ हुए हैं, उनकी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बना दी है। पहले आप इन फ़ॉर्मूलाज़ को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ-साथ फ़ॉर्मूलाज़ का याद होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पहले इन फ़ॉर्मूलाज़ को देखते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करते हैं, F1 हमारे पास होता है V/2L। F1 इज़ इक्वल टू 1/2L सेपरेट कर लें और स्पीड की जगह पे आप F/m भी पुट कर सकते हैं। F यहाँ पे हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग को शो करता है और यहाँ पे m जो है ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर होगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है 2F1, F3 हमारे पास थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी 3F1 और इस तरह फिर आप nth मोड ऑफ वाइब्रेशन भी करते हैं Fn इज़ इक्वल टू nF1। तो इस टॉपिक के ये वाले फार्मूलाज आपने अच्छे से ज़हन नशीन करने हैं, क्योंकि इन फार्मूला से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4 और 9 यानी 4 न्यूमेरिकल सिर्फ इन फार्मूला से ही सॉल्व होंगे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है बीट्स वाला। आप जानते हैं नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकंड हमारे पास इक्वल होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ टू साउंड वेव्स, FA माइनस FB या F1 माइनस F2 भी आप लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 3 में यूज़ होगा और ये वाला फार्मूला MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला हमारे पास है। इंटेंसिटी इक्वल होती है पावर ओवर एरिया के, और आप जानते हैं पावर इक्वल होता है वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। तो ये एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, 7 और 8 में यूज़ होगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो I फॉर इंटेंसिटी और A फॉर एम्पलीट्यूड, इनका रिलेशन होता है I इज़ इक्वल टू के ए का स्क्वायर। अगर आप K को इधर ले आएँ तो I ओवर K इज़ इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो A हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ I ओवर K। तो मतलब ये वाला जो फार्मूला है ये इसी से ही बना है। अब ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 6 में यूज़ होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट के अंदर पहला फार्मूला यूज़ होगा, बी पार्ट के अंदर हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। इसके बाद स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप और इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला भी टॉपिक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से रेडी कीजिएगा। ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है 2F1, थर्ड फ्रीक्वेंसी होती है 3F1, इस तरह फोर्थ वाली होगी 4F1 एंड सो ऑन, इस तरह चलती जाएगी। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमारे पास इसकी पहली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है V/4L और इसमें सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। पहले के बाद 3 होगी 3F1, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी होगी 5F1, इस तरह इसके बाद 7 फिर 9 आएगी, इस तरह ये चलते जाएंगे। तो ऑर्गन पाइप की 2 टाइप्स होती हैं, ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी दोनों साइड्स ओपन हो और जिस ऑर्गन पाइप की एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज हो उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये फार्मूलाज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 में यूज़ होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके 2 केसेस आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। इन दोनों केसेस की हेडिंग मैंने दे दी है। व्हेन साउंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V/V माइनस US इंटू F। यहाँ पे V स्पीड ऑफ साउंड को शो कर रहा है, US
जो हमारे पास सोर्स है उसकी स्पीड को शो कर रहा है, और एफ जो है वो हमारे पास ओरिजिनल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को शो करता है। इसी तरह डॉपलर इफेक्ट का सेकंड केस आपकी बुक के अंदर है, व्हेन साउंड सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशन ऑब्जर्वर। तो सेम फार्मूला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसमें सिर्फ यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो फार्मूलाज जो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। इन फार्मूलाज को आप किसी पेज पे नोट डाउन कर लें या फिर इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आपको ये वाले फार्मूलाज आते होंगे तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ मैं VIP लिखता जाऊंगा, ताकि आप उस न्यूमेरिकल को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और इसके साथ साथ जिस तरह मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाऊँगा, जितनी हेडिंग्स दूँगा, अगर आप पेपर के अंदर ऐसे ही इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल VIP है। इसकी स्टेटमेंट है, द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ टाइपिकल स्ट्रिंग इज़ 24 मीटर पर सेकंड। हमें एक स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी स्पीड दी गई है 24 मीटर पर सेकंड। तो हम गिवन डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको साथ साथ लिखते जाते हैं। तो पहले नंबर पे हमें दी गई है स्पीड ऑफ वेव विच इज़ 24 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव को v से शो करेंगे और इसकी वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। इसके बाद कहता है, व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6.0 मीटर। तो इस वेव की जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो क्या होगी अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 6.0 मीटर हो। तो अब हमें एक और वैल्यू दी गई है विच इज़ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को स्मॉल l से शो करेंगे। ये हमारे पास है 6.0 मीटर, और हमसे उसने फाइंड क्या करवाना है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इसको हम F1 से शो करते हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। सबसे जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसी का नाम है। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से लिया गया है, और दूसरा न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक से लिया गया है। तो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो वहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ आल्सो कॉल्ड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फॉर स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज़ गिवन एज। तो फार्मूला है F1 इज इक्वल टू V/2L। यहाँ पर v स्पीड ऑफ वेव है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम स्मॉल l से शो करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। यूजिंग फार्मूला हमारे पास है F1 इज इक्वल टू V/2L। अब हमने F1 को फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करने से हम F1 को ईज़िली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिएगा F1 हमारे पास इक्वल आया, स्पीड की वैल्यू 24 दी गई है, उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ओवर 2 इंटू लेंथ हमारे पास 6.0 मीटर है। तो इसको 6 या 6.0 ही लिख लें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 24/6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, F1 इज इक्वल टू 12 2 24 होता है, तो हमारे पास आएगा 2 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास आ गई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, हैंस द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग इज़ 2 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स देखा कितना आसान न्यूमेरिकल था। जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए, इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरह का ही है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 7.2 भी VIP न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट में लिखता है, द लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज़ 400 हर्ट्ज़।
तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिटार स्ट्रिंग की दी गई है 400 हर्ट्ज। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये पहली फ्रीक्वेंसी ही सबसे पहली लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो गिवन डाटा के अंदर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसको F1 से शो करेंगे। ये हमारे पास 400 हर्ट्ज दी गई है और इस वैल्यू के साथ ही उसने हमें लेंथ ऑफ गिटार स्ट्रिंग भी दी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ गिटार स्ट्रिंग इसको L से शो करेंगे विच इज़ 0.75 मीटर। तो हमें दो वैल्यूज़ उसने दी हैं, हमने उन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, लेंथ और फ्रीक्वेंसी को। आगे कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई है उसकी आप स्पीड फाइंड कर दें। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग, तो हम टू फाइंड में लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसको हम v से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला यूजिंग के अंदर आप सेम यही वाला सेंटेंस लिखें, इसी फार्मूला को लिख दें। मैंने यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दिया है F1 इज इक्वल टू V/2L। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं F1 हमारे पास V/2L है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है, तो हम इस फार्मूला में से स्पीड को अलग कर लेते हैं। 2L इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर F1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा स्पीड इज इक्वल टू 2L इंटू F1। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। स्पीड इज इक्वल टू 2 आप वैसे लिख लें। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 0.75 है, इसको पुट करें। F1 की वैल्यू हमारे पास 400 है, इसको पुट करें। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आएगा 600 और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन गिटार स्ट्रिंग इज़ 600 मीटर पर सेकंड। तो ये पहले दो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.3 को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 7.9 यानी कि बीट्स वाले टॉपिक का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको बीट्स वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बीट्स वाला टॉपिक आता होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखता है अ ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी। अब ट्यूनिंग फोर्क आप जानते हैं एक डिवाइस है जिसको जब हम वाइब्रेट करवाते हैं फोर्स लगा के तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और दोनों से हम साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं और दोनों की साउंड की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है जिसको हम बीट्स कहते हैं वो हमारे पास 4 बीट्स पर सेकंड है। तो हम यहाँ पे गिवन डाटा में लिख लेते हैं नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 4 है, इसको n से शो करेंगे, ये हमारे पास 4 है। अब वो आगे कहता है इट इज़ फाउंड एट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स। जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी है उसके ऊपर हमने वैक्स लगा दिया। अब वैक्स लगाने से जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। लिखता है द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज 6 बीट्स पर सेकंड। अब यानी कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पहले 4 था, उसके बाद हमने जो बी वाला ट्यूनिंग फोर्क है उसके ऊपर वैक्स लगाया। अब वैक्स लगाने से इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो पहले से बढ़ गया। यानी बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वैक्स लगाने से कम हुई होगी, लेकिन ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारे पास 6 बीट्स पर सेकंड अब हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग, यानी दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जब हमने ट्यूनिंग फोर्क बी को लोड नहीं किया था वैक्स के साथ तब 4 था, और जब लोड कर दिया वैक्स के साथ ट्यूनिंग फोर्क बी को तब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारे पास 6 हो गया, यानी नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 6 हो गए। नंबर ऑफ बीट्स क्या होते हैं? दो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस 4 था, जब हमने ट्यूनिंग फोर्क बी के साथ वैक्स लगाया तब ट्यूनिंग फोर्क ए और ट्यूनिंग फोर्क बी की
जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है यानी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारे पास 6 हो चुका है। अब आगे कहता है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 320 हर्ट्ज़। अब जो ट्यूनिंग फॉर्क ए है उसकी फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज़ है, यानी कि बी की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं बताई गई, ना वैक्स लगाने से पहले और ना वैक्स करने के बाद, दोनों ही नहीं बताई गई। तो बोलता है टर्मन ऑफ बी व्हेन लोडेड, यानी आपने ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब उसको लोड कर दिया गया। तो ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोड करने से पहले वो भी नहीं है और लोड करने के बाद तो वो खुद कह रहा था उसको फाइंड कर दें। तो आइए अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी आफ्टर लोडिंग, इसको एफ बी प्राइम से शो करेगी, हमने फाइंड करनी है। और एफ बी क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी बिफोर लोडिंग को हम एफ बी से शो करेंगे, पहले हम वो फाइंड करेंगे। लोडिंग के बाद बी की फ्रीक्वेंसी हम उसके बाद फाइंड करेंगे। तो उसके मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग हमने ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, पहले वाली भी और बाद वाली भी। अब आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बीट्स है ये इक्वल होता है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, यानी एफ ए माइनस एफ बी जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ बीट्स, जिसको मैंने एन से शो किया। अब क्योंकि हमने तो एफ बी मालूम करना है, तो आप एफ बी को उस तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा और एन को आप इस तरफ ले आएँ तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो एफ बी आप वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू हमारे पास 320 हर्ट्ज़ है, इसको यहाँ पे पुट करें, प्लस माइनस एन, बिफोर लोडिंग हमारे पास बीट्स 4 है तो इसकी वैल्यू 4 पुट कर दें। अब एफ बी हमारे पास 320 में 4 प्लस करेंगे तो 324 आएगा और 4 माइनस करेंगे तो 316 आएगा, यानी कि हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसीज या तो 324 हर्ट्ज़ होगी या 316 हर्ट्ज़ होगी, इन दोनों में से कोई सी एक होगी। अब इन दोनों में से कौन सी एक होगी वो हमने डिसाइड करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज बीट फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि पहले दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 4 था और वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 6 हो गया, यानी कि हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पहले की बजाय बाद में बढ़ गया है। सो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बिफोर लोडिंग, तो यानी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है इसकी लोडिंग से पहले फ्रीक्वेंसी 316 होगी। 324 क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 320 है। अब जब हम एफ बी को लोड करेंगे, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क बी को लोड करेंगे ना, तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ता है। अब देखिएगा कि ट्यूनिंग फॉर्क बी को लोड करने से उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से कम होनी है, यानी कि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी 324 फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो जब इसको लोड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 324 से कम हो जाएगी, फ़र्ज़ करें 321 हो गई। तो अब फ़र्क कितना रह गया, 320 और 321, एक का फ़र्क रह गया। लेकिन वो कह रहा है कि बी को वैक्स करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है वो बढ़ गया, तो इसलिए हमें ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 316 ही लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बी के ऊपर वैक्स लगाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो जानी है। 316 को अगर कम करेंगे 314 या 312 कुछ भी हो जाएगा, तो अब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पहले से बढ़ जाएगा, चूँकि 320 और 312 या 10 का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। अब हम आफ्टर लोडिंग की बात करते हैं। इसी फार्मूला को आप यहाँ पे लगा लें। जस्ट आफ्टर लोडिंग के लिए एफ बी के ऊपर और एन के ऊपर आप प्राइम लगा दें, तो एफ बी प्राइम हमारे पास होगा एफ ए हमारे पास 320 है और नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग हमारे पास 6 है, इसको पुट करें तो 320 माइनस 6 हमारे पास 314 आएगा। आप देख रहे हैं कि 320 और 314 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 6 है और उसने यही बोला था कि बी को जैसे ही लोड करेंगे तो हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस है वो 6 हो जाएगा। इसलिए अब हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क बी जो है लोड होने के बाद इसके ऊपर वैक्स लगाने के बाद 314 आई और वैक्स इसके ऊपर लगाने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 316 थी। तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं, हैंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी व्हेन लोडेड इज़ 314 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस न्यूमेरिकल को दोबारा
वीडियो को पीछे करके समझिए, बार-बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7.4 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। एक स्टील की वायर को हमने हैंग किया फिक्स्ड पॉइंट से। तो लेट करें ये हमारे पास इस स्टील की वायर है जो ब्लैक मैंने बनाई है, और इसको हमने यहाँ पे सपोर्ट के साथ इस फिक्स्ड पॉइंट पे, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट इसके साथ हमने हैंग कर दिया। सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट लोअर एंड, और इस स्टील वायर के लोअर एंड के ऊपर हमने इस वेट को भी हैंग किया, और इसका वेट कितना है 80 न्यूटन। अब आप जानते हैं जितना इसका वेट डाउनवर्ड होगा उतनी इस स्टील के अंदर टेंशन भी प्रोड्यूस होगी। तो टेंशन इन स्टील वायर और ये जो वेट है डाउनवर्ड इस ऑब्जेक्ट का, ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं, पहली वैल्यू हमें उसने दी है टेंशन इन वायर, इसको एफ से शो कर लें। ये हमारे पास 80 न्यूटन है। ठीक है, टेंशन और वेट आपस में इक्वल होंगे। आगे कहता है द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.50 मिलीमीटर। ये जो वायर हमने यहाँ पे इस सपोर्ट के साथ हैंग की हुई है, इसका डायामीटर 0.50 मिलीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ वायर डी से शो करेंगे 0.50 मिलीमीटर। तो अब हम इससे रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं रेडियस हमारे पास डायामीटर का हाफ होता है। तो r इज इक्वल टू डायामीटर हमारे पास 0.50 है ओवर 2। तो जब हम 0.50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर उसने मिलीमीटर में दिया है। तो रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल आया 0.25 मिली प्रीफिक्स 10 की पावर -3 के इक्वल होता है, और मीटर आप वैसे ही लगा दें क्योंकि हमने जो फार्मूला है ना उसमें हमने डायमीटर के बजाय रेडियस पुट करना है, तो इसलिए हमने डायमीटर को रेडियस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाता है, तो ये हमने गिवन डाटा के अंदर ही कर लिया। आगे कहता है एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द वेट इज़ 1.5 मीटर। तो ये जो स्टील की वायर है इसकी ये वाला फिक्स्ड पॉइंट, इसकी फिक्स्ड पॉइंट से इस वेट तक की जो लंबाई है, जो लेंथ है इस स्टील वायर की, वो हमारे पास उसने दी है। उसको एल से शो करेंगे 1.5 मीटर। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल, और ये हमारे पास है 1.5 मीटर। उसके बाद लिखता है कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमने पहले दो न्यूमेरिकल में सीखा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो टू फाइंड में लिख लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, ये हमने फाइंड करनी है। इमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज़ प्लग। जब हम इस वायर को एक साइड से प्लग करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगी, तो इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, वो भी फंडामेंटल वाली। आगे लिखता है डेंसिटी ऑफ स्टील वायर इज 7.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ स्टील वायर इसको रो से शो करेंगे, ये उसने दी है 7.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो लेंथ को हम स्मॉल एल से शो कर लेते हैं यहाँ पे भी और डायग्राम के अंदर भी। तो जब ये न्यूमेरिकल पेपर में आए तो आप ये वाली छोटी सी डायग्राम बना दीजिएगा। तो देखिए इसमें हमें डाटा दिया गया था, हमें टेंशन 80 न्यूटन दी है, वो हमने सबसे पहले लिख ली। डायमीटर ऑफ वायर उसने दिया 0.50 मिलीमीटर, उसको लिख लिया। डायमीटर को हाफ करके रेडियस भी फाइंड कर लिया। देन उसने हमें लेंथ दी है वायर की 1.5 मीटर, उसको लिख लिया। लास्ट पे उसने डेंसिटी ऑफ स्टील वायर दी है, उसको भी लिख लिया। और उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो न्यूमेरिकल को पढ़ा, जो हमें डाटा मिला हमने उसको लिख लिया, जो उसने हमसे कैलकुलेट करवाना है उसको हमने टू फाइंड में लिख लिया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप याद रख लें, F1 इज इक्वल टू 1/2L इंटू एफ ओवर, यहाँ पे होता है मैस पर यूनिट लेंथ, और इसका फार्मूला है रो इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम F1 को फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं यूजिंग सेम फार्मूला, मैंने वहाँ पे लिख दिया। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 इज इक्वल टू 1/2, एल की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है 1.5, इसको यहाँ पे पुट किया, अंडर रूट लगाएं, ऊपर हमारे पास फोर्स है
तो फोर्स हमारे पास 80 न्यूटन, इसकी वैल्यू पुट की, ओवर रो डेंसिटी की वैल्यू 7.8 10 की पावर 3 पुट की, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, इंटू आर का स्केयर, आर की वैल्यू हमारे पास 0.25 इंटू 10 की पावर -3 है। इसको यहाँ पे पुट करें, इसके ऊपर स्केयर भी लगा लें चूँकि आर का स्केयर है। मैंने इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया और जो आंसर आया है वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है आपकी आसानी के लिए, टाइम की बचत के लिए। तो F1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट लगाएं, ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख लें, इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसको फिर इस 3.14 से ज़रब देनी है, फिर इसके साथ ज़रब देनी है, यानी इनको कंप्लीट आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर पे आपका आंसर आएगा 1.53 इंटू 10 की पावर -3। इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम F1 को वैसे ही लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 1/3 वैसे लगाएंगे, 80 को इस पे डिवाइड कर दें, अंडर रूट वैसे ही लगाएं, 80 को इस पे डिवाइड करें तो आपको कैलकुलेटर पे ये कंप्लीट आंसर जो मिलेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपने इसको कैलकुलेटर के साथ ज़रूर सॉल्व करना है। इसके बाद F1 इज़ इक्वल टू, इसका अंडर रूट ले लें इस वैल्यू का, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 228.60 और ओवर 3 आप वैसे का वैसे लगा दें। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 76.2। तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई 76.2 हर्ट्ज़। तो आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, हैंस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 76.2 हर्ट्ज़। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें जस्ट आपको ये फार्मूला याद करना है और उसने जो वैल्यूज़ दी हैं वो आप इस फार्मूला में पुट करें, उनको कैलकुलेटर से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा और आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 500 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी सनलाइट की जो इंटेंसिटी ज़मीन के ऊपर आ रही है वो 500 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत को कहते हैं कि सूरज की रोशनी की जो शिद्दत है वो हमारे पास ज़मीन पर जो आम तौर पर आती है उसकी वैल्यू 500 वाट पर स्क्वायर मीटर है। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इसको आई से शो करेंगे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। आगे कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन सोलर पैनल। अब लाइट की कितनी एनर्जी सोलर पैनल पे फॉल हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को ई से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमने एनर्जी ई फाइंड करनी है दैट फॉल्स ऑन सोलर पैनल हैविंग एन एरिया ऑफ 0.50 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर्स। तो सोलर पैनल का एरिया कितना है? 0.50 मीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ सोलर पैनल और 4 घंटे का हमें टाइम दिया गया है। टाइम हमारे पास 4 आवर्स है। आप जानते हैं टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो लिहाजा इसको आप कन्वर्ट करें सेकंड में। 4 वैसे लिख लें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 14,400 सेकंड। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक सोलर प्लेट है जिसका एरिया दिया गया है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी हमारे पास ये है। और अगर 4 घंटे तक वो रोशनी सोलर प्लेट पे पड़ती रहे तो सोलर प्लेट कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कितना करंट जो है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट करेगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा और फाइंड जो करना है वो हमने लिख लिया है। इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है पावर ओवर एरिया, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यूजिंग फार्मूला हमने वहाँ पे लिख लिया, उसी को यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर ओवर एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होती है? एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। वर्क डन या द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क ओवर टाइम भी पावर होता है, वर्क ना दिया गया हो तो एनर्जी ओवर टाइम भी हमारे पास पावर होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी की जगह हम लिख लेते हैं ई ओवर टी, ठीक है। तो पावर क्या होता है? एनर्जी ओवर टाइम। अब एरिया भी बटे में है तो इसको भी यहाँ पे लगा ले। हमने फाइंड करनी है एनर्जी, तो हम इस फार्मूला में से एनर्जी को सेपरेट करते हैं। तो ये आई
टी और ए इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टी इंटू ए, और इस तरफ ई रह जाएगा, उसको चाहे आप इस तरफ लिख लें। तो ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आ गया है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आएगा E इज़ इक्वल टू आई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है 500, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 14,400 सेकंड, और एरिया हमारे पास है 0.50। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 14400 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो ये हमारे पास आंसर आया 36। इसके बाद 5 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। एनर्जी का यूनिट आप जानते हैं जाउल होता है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हमें इशारिया 3 के बाद चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो हिंसे के बाद चाहिए, तो 3.6। अब इशारिया लास्ट में था, कितने हिंसे पीछे गया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आएगा। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी आ चुकी है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, hence the amount of energy that falls on solar plate is 3.6 into 10 की पावर 6 जाउल, क्योंकि उसने यही कहा था कि आपने डिटरमिन करना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन सोलर पैनल। तो ये हमने डिटरमिन कर ली है। ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है जिसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.6 को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के ऊपर इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों की स्टेटमेंट भी अलग अलग से दी हुई है, तो आइए हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए को पढ़ते हैं। लिखता है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ 16 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो हम डाटा को भी लिख लेते हैं। गिवन डाटा, ये इंटेंसिटी हमें दी गई है, इसको आई से शो करेंगे, विच इज़ 16 वाट पर स्क्वायर मीटर, एंड द एम्पलीट्यूड इज़ 2 मीटर। और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, एम्पलीट्यूड हमारे पास ए से शो करेंगे, विच इज़ 2 मीटर। तो आगे कहता क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। आपने कांस्टेंट के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों पार्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है इनको। अब यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज गिवन एज। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्योंकि के फाइंड करना है, तो के को आप सेपरेट कर लें। के क्या बनेगा, आई ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आई ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के बनेगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू, आई की वैल्यू हमारे पास 16 है, इसको लिख लें, ओवर a का स्क्वायर, तो a हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू लगाएं और इसके ऊपर आप यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दें। तो आप जानते हैं ये हमारे पास आएगा k इज़ इक्वल टू 16 ओवर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 16 ओवर 4 हमारे पास क्या बनेगा, 4, ठीक है, 4 4 16। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इज़ 4 वाट इंटू एम की पावर -4। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना आसान न्यूमेरिकल था कि आपने फार्मूला लगाया, उसमें इंटेंसिटी और ए एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। अब इसी तरह इसका पार्ट बी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ते हैं, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ 25 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो हमें इंटेंसिटी दी गई है 25 वाट पर स्क्वायर मीटर, एंड द कांस्टेंट के इज़ 5 वाट इंटू एम की पावर -4। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट के दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लें,
व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो ये दोनों सेम है, दो चीज़ें इधर दी गई हैं, एक चीज़ फाइंड करवा रहा है, यहाँ पे भी दो चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ फाइंड करवा रहा है। सेम फार्मूला वहाँ पे लगाएं, यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, उसको एक साइड पे कर लें, के को इधर ले आएँ। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 25 है, के की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 5 25 और 5 का रूट हमारे पास होता है 2.24, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया 2.24 मीटर। तो इस तरीके से दोनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, दोनों के अंदर सेम फार्मूला यूज़ किया गया है। तो इस फार्मूला के अंदर 3 चीज़ें हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, 2 आपको दी जाएँगी, 1 क्वांटिटी आपसे वो फाइंड करवा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2 न्यूमेरिकल ही आएँ। अगर आपको इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आए जिसमें आपको आई, के, ए इन तीनों में से कोई सी 2 वैल्यूज़ दे दे और एक आपने फाइंड करनी हो, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके वो तीसरी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.7 और 7.8 को सॉल्व करेंगे। दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही अहम हैं और मज़े की बात यह है कि दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर सेम फार्मूला यूज़ होगा जो कि इंटेंसिटी का फार्मूला है। और आप जानते हैं हम इस फार्मूला को पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इंटेंसिटी इक्वल होती है पावर ओवर एरिया के। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल 7.7 स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वीआईपी हैं। तो पार्ट ए में कहता है अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूसेस 200 वाट। एक साउंड सिस्टम है जो कि 200 वाट पावर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास पावर दी गई है 200 वाट। ओके हो गया, पावर 200 वाट। आगे कहता है इफ़ द साउंड इज़ डायरेक्टेड एट अ क्राउड, अगर इस साउंड को हम एक हजूम, एक क्राउड तक पहुंचा रहे हैं विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, और ये जो क्राउड है ये 150 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर मौजूद है। तो एरिया ऑफ क्राउड हमारे पास ए दिया गया है 150 मीटर स्क्वायर। आगे कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो हमने फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको आई से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटेंसिटी इक्वल होती है पावर ओवर एरिया के। वैल्यूज़ पुट करें, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू पावर की वैल्यू हमारे पास 200 वाट है, इसको यहाँ पे पुट करें। ओवर एरिया की वैल्यू हमारे पास 150 मीटर स्क्वायर है, इसको यहाँ पे पुट करें। 200 को 150 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1.33 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आ चुकी है। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट आप फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम हमारे पास इसका पार्ट बी है। इसमें कहता है अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वाट ऑफ पावर। एक रोशनी का बल्ब कितनी पावर इमिट कर रहा है, 100 वाट। तो हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं, पावर हमारे पास उसने दी है 100 वाट। आगे कहता है इफ़ द लाइट इज स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ स्फेयर। अब ये रोशनी जो है एक स्फेयर के ऊपर स्प्रेड होगी, फैल गई, और उस स्फेयर का विद अ सरफेस एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। आगे कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब, तो हमने फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब, इसको आई से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करें। पावर की वैल्यू उसने दी है 100 वाट, ओवर एरिया की वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर दें, 100 डिवाइड बाय 400, ये हमारे पास आएगा 0.25 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हमने पार्ट बी को भी सॉल्व कर लिया, पार्ट ए को भी सॉल्व कर लिया, दोनों सेम है। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.8 पढ़ते हैं। कहता है अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वाट ऑफ पावर। अब इसमें भी उसने हमें पावर की वैल्यू दे दी है, तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं पावर P इज इक्वल टू 500 वाट। इसके बाद कहता है
इफ़ द सिग्नल इज़ रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस, अब ये जो रेडियो का सिग्नल है ये हम रिसीव कर रहे हैं कितनी दूरी पे, ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी स्टेशन से जो जहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है उस पॉइंट का स्टेशन से जो फासला है वो 10 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो हम यहाँ पे किलो की जगह पे 3 ज़ीरो लगा देते हैं क्योंकि किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है। आगे कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, आपने इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल आई से शो करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है। फार्मूला सेम है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन है यूजिंग इंटेंसिटी हमारे पास है पावर ओवर एरिया। अब मसला ये है कि पावर तो हमारे पास है, एरिया नहीं है। तो हमारे पास जो एंटीना है उसके एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है 4πr²। चूँकि एंटीना हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, एक गोल शेप में होता है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4πr²। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, पावर ओवर एरिया की जगह पे हम लिख देते हैं 4πr²। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने से इंटेंसिटी हमारे पास आएगी, पावर की वैल्यू हमारे पास 500 है, इसको पुट कर दें ओवर 4, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, और आर का स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है 10,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आई इज़ इक्वल टू 500, आप वैसे ही लिख लें, इसको सॉल्व करें, 10,000 का आप स्क्वायर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 से, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम आएगी 1256। इसके आगे 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कैलकुलेटर पे आंसर आया। इन नीचे वालों को सॉल्व करने से ऊपर वाला हमने वैसे ही लिख लिया। अब 500 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला जो आंसर आया है इसको लिख लेते हैं। तो इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है 3.98 इंटू 10 की पावर -7, और इंटेंसिटी का यूनिट आप जानते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। तो हैंस द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो सिग्नल इज, इसको आप राउंड ऑफ करके 4 भी लिख सकते हैं, 3.98 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -7 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, जस्ट इंटेंसिटी का फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स को भी बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.9 को पढ़ते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। कहता है एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, ऑर्गन पाइप की लेंथ 1 मीटर है। तो स्टूडेंट्स ऑर्गन पाइप आपके इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसा पाइप जिसकी दोनों साइडें ओपन हो उसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, और दूसरी इसकी टाइप है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ऐसा ऑर्गन पाइप जिसकी एक साइड ओपन हो और एक साइड क्लोज हो उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो पहले सेंटेंस में कहता है कि ऑर्गन पाइप की लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, जिसको स्मॉल एल से शो करेंगे, और ये हमारे पास है 1 मीटर। आगे कहता है डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज, आपने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। भाई कौन सी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी पहली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम इसे पहले भी देख चुके हैं। एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स, और इसके बाद वाली 2 फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसीज, और इससे अगली 2 जो फ्रीक्वेंसीज हैं हार्मोनिक्स हैं वो भी आपने फाइंड करनी है। आगे इसके उसने 2 पार्ट बना दिए हैं। इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, यानी जब ये ऑर्गन पाइप ओपन दोनों एंड से होगा तब पहली फ्रीक्वेंसीज और इससे अगली 2 फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए पार्ट के अंदर कि इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, तो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और इससे नेक्स्ट वाली 2 यानी F2 और F3 भी हमने फाइंड करनी है।
इसके बाद इसका बी पार्ट है, इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, तब भी आपने यही काम करना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पहली फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट टू। तो आप जानते हैं जब पाइप क्लोज होता है तो हमारे पास सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो F1 के बाद होगी F3, इसके बाद होगी F5। तो हमने मतलब पहली फ्रीक्वेंसीज और इससे अगली दो फाइंड करनी है, दो केसेस में, जब पाइप ओपन होगा दोनों एंड से तब भी, और जब पाइप क्लोज्ड होगा एक एंड से तब भी, ये वाले हमने पहली फ्रीक्वेंसीज और इससे आगे वाली दो हार्मोनिक्स फाइंड करनी है। आगे उसने ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकंड, तो इसको भी हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसको हम v से शो करेंगे, विच इज़ 340 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स के अंदर हमने तीन तीन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो आइए अब इसके दोनों पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन की हेडिंग आप दे लें यहाँ पे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इसके दोनों पार्ट्स को अलग-अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट ए की हेडिंग मैंने दे दी, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स। और पार्ट बी की मैंने यहाँ पे हेडिंग दे ली है, पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, यही हेडिंग यहाँ पे दे ली है। तो चलिए पहले ए पार्ट यानी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये तीनों फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है जिसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी हम पहले हेडिंग दे लेते हैं ताकि हम F1 को फाइंड कर सकें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F1 इज इक्वल टू V/2L, ठीक है। इसको हम पहले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ कर चुके हैं, आप जानते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आएगा F1 इज़ इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास 340 उसने दी हुई है, ओवर 2 इंटू L, तो लेंथ हमारे पास जस्ट 1 है। तो F1 इज़ इक्वल टू, आप 340 को जस्ट 2 पे डिवाइड कीजिए, इसका हाफ कीजिए, ये आएगा 170 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली जब पाइप दोनों साइड से ओपन था। अब फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स भी फाइंड करनी है, तो चलिए पहले इसकी फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक तो फंडामेंटल ही होती है, तो फंडामेंटल के बाद वाली जो होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। फर्स्ट तो हमने फाइंड कर ली है, जिसको हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है, वो 170 हर्ट्ज़ आई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास Fn बराबर होता है NF1 के, तो F2 हमारे पास होगा 2F1, यानी कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है ना, वो फंडामेंटल के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, F2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू F1 हमारे पास 170 आया है, तो आप यहाँ पे 170 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 340, ठीक है, 340 हर्ट्ज़। तो अब हमने इसकी सेकंड हार्मोनिक भी फाइंड कर लिया, तो अब थर्ड हार्मोनिक फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है F1, और इससे नेक्स्ट टू भी फाइंड करनी है, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक, थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक भी आपने फाइंड करनी है। तो F3 हमारे पास होगा 3F1 के, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, F3 इज़ इक्वल टू 3, वैसे ही लिख लें। F1 की वैल्यू हमारे पास 170 है, तो आप अब यहाँ पे 170 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 510 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, और नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स यानी फंडामेंटल F1, इसके बाद नेक्स्ट टू क्या होगा, सेकंड और थर्ड, इसको भी फाइंड कर लिया। अब सेम काम हमने करना है पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड के लिए। तो अब इसका जो पार्ट बी है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी हेडिंग दे लीजिए, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी ऑर्गन पाइप की दूसरी टाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है जिसकी एक साइड क्लोज होती है और एक साइड
ओपन होती है। तो इसमें भी हम पहले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसने ना दोनों की पूछी है, ठीक है। ये देखें, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा F1 इज इक्वल टू V/4L, ठीक है। अगर पाइप दोनों साइड से ओपन हो तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, और अगर पाइप एक साइड से क्लोज हो तो फिर V/4L। ये आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने वहाँ पे इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में F1 फाइंड किया, इन दोनों का सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है जहाँ पे आप F2 फाइंड करते हैं, इस तरह नेक्स्ट N तक आप जाते हैं। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास F1 V की वैल्यू वही 340 हमें दी गई है, इसको पुट कर दें ओवर 4, और लेंथ आप जानते हैं उसने हमें 1 मीटर दी है। तो अब आप यहाँ पे 340 को तकसीम कर दें 4 पे, तो ये हमारे पास आएगा 85 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हमने पार्ट बी का भी फंडामेंटल नोट फाइंड कर लिया। अब फंडामेंटल के बाद जो अगले दो हार्मोनिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज है, वो भी फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं जब पाइप एक साइड से क्लोज्ड हो तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स चलते हैं, यानी F1 के बाद F2 नहीं आएगा बल्कि F3 आएगा। तो यहाँ पे हमने अब थर्ड हार्मोनिक फाइंड करना है। तो थर्ड हार्मोनिक की हेडिंग दे रहे हैं। अब F3 जो है हमारे पास इक्वल होगा 3F1 के, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे था। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, F3 इज इक्वल टू 3F1 की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली हुई है 85। 85 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 255 हर्ट्ज़, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला होगा फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, यानी जब पाइप एक साइड से क्लोज हो तो हमारे पास ऑड फ्रीक्वेंसीज ही आती हैं, पहली के बाद तीसरी, तीसरी के बाद पांचवी। तो F5 हमारे पास क्या होगा 5F1, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, F5 इज इक्वल टू 5 वैसे लिख लें, और F1 हमारे पास क्या आया था 85। अब आप यहाँ पर 85 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 425 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। जब पाइप ओपन था तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इससे आगे वाली नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स फाइंड की। इसी तरह जब पाइप एक एंड से क्लोज था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फाइंड की, उसका फार्मूला लगाया, और इसके बाद नेक्स्ट टू इसकी हार्मोनिक्स भी हमने फाइंड कर ली। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सादा सा न्यूमेरिकल है, आपके सामने हमने इसको सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि डॉपलर इफ़ेक्ट से लिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 को सॉल्व करने की। ये लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उससे लिया गया है। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। कहता है अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही है और उसने वेलोसिटी या स्पीड दे दी है। ट्रेन यहाँ पे सोर्स का किरदार अदा करेगी। साउंडिंग अ विसल, और इस ट्रेन का जो विसल है, इसका जो हॉर्न है, और फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है। तो पहले सेंटेंस के अंदर हमें ट्रेन की वेलोसिटी और उसके जो विसल है उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की वो दे दी गई है। तो हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल F, फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल जिसको हम F से शो करेंगे, ये हमारे पास है 1000 हर्ट्ज़। और इसके साथ ट्रेन की स्पीड भी हमें दी गई है विच इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन क्योंकि सोर्स है तो इसलिए इसको साथ एस लगा दिया, और इसकी स्पीड को आप जानते हैं हम यू से शो करेंगे, आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था। वी यूज़ करेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो चलिए पहले इस वेलोसिटी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 90 वैसे लिख लिया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किलो 1000 होता है, और
पर आवर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो ये आपके पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब आगे इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल। आपने जो व्हिसल है उसकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एज हर्ड बाय लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जो लिसनर प्लेटफॉर्म में बैठा है। अब देखें ट्रेन चूँकि प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन की तरफ जा रही है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। आपने केस पढ़ा हुआ है कि जब सोर्स मूव करता हुआ ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, साउंड की पिच इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। इसको F1 से शो कर लेते हैं, हमने फाइंड करना है। अब आगे कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द सेम लिसनर। अब वही लिसनर दोबारा फिर उस साउंड को सुन रहा है जो ट्रेन से निकल रहा है, ट्रेन के हॉर्न से। वो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है साउंड की इफ़ ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन विद द सेम स्पीड। यानी अब जो ट्रेन है वो स्टेशन से गुजर के आगे जा रही है, तो अब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो उस लिसनर को सुनाई दे रही है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे यानी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी तब साउंड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, जब वही ट्रेन स्टेशन से अवे जा रही है। फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ये भी आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो केस हैं, यानी सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन हमारे पास केस है सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट के 4 केस पढ़े हैं, तो ये वाले 2 केस हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं ट्रेन अप्रोचिंग लिसनर, यानी जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है। फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया इस केस के मुताबिक जो लग रहा है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, उसको V से शो करते हैं 340 मीटर पर सेकंड ब्रैकेट में दी गई है। तो यहाँ पे V जो है वो 340 हमारे पास है, ओवर देन फिर V हमारे पास 340 माइनस सोर्स की स्पीड हमारे पास 25 आई, इसको लिख लेते हैं, इनटू हमारे पास ये F फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन की है वो 1000 है। अब इस तरह करते हैं F1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 340 और ये 3 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे इस तरीके से। 340 में से आपने 25 माइनस करने हैं तो ये आपके पास 315 आएगा। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी 3 4 आगे 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 315 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1079.4 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। यानी कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी आवाज़ की पिच बढ़ती जाएगी। पहले ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 1000 थी और जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है वैसे वैसे जो ट्रेन के साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पिच है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा केस है, ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर, यानी ट्रेन की पहले फ्रीक्वेंसी 1000 है ना, अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जाएगी तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो अवे जा रही है। तो यहाँ पे फार्मूला हम इस केस के मुताबिक लगाएंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो देखिएगा हमारे पास F2 इज इक्वल टू, सेम वैल्यूज़ है, V की वैल्यू हमारे पास 340 है, ओवर यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा, आप जानते हैं इस केस में। तो V हमारे पास 340 प्लस US हमारे पास वही 25 है, ओवर फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास 1000 है। तो F2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 340, आगे फिर 3 ज़ीरो लगा दें, 340 में आप 25 को प्लस कर दें, आप जानते हैं सिंपल है, 365 आएगा। तो 340 आगे फिर 3 ज़ीरो लगाएं, इसको डिवाइड कर दें 365 पे,
तो ये हमारे पास आंसर आया जी 931.5 हर्ट्ज़। तो आपने देख लिया कि जब सोर्स ऑब्ज़र्वर की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उसकी पहले फ्रीक्वेंसी 1000 थी। ये फ्रीक्वेंसी 1000 से ज़्यादा हो गई है और जब सोर्स ऑब्ज़र्वर से अवे जाएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी पहले फ्रीक्वेंसी 1000 थी, अब 1000 से कम होके 931.5 हो गई है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ आए होंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस करने से आते हैं। आपने न्यूमेरिकल समझ तो लिए, लेकिन जब तक आप इन न्यूमेरिकल्स की बार-बार खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद इनको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करके आंसर नहीं लाएँगे, तब तक आप पेपर में न्यूमेरिकल्स करने के काबिल नहीं होंगे। तो अब आपकी बारी है इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, इनको बार-बार रफ़ पेजेस पर सॉल्व करें, ताकि आप पेपर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके पूरे-पूरे नंबर ले सकें। तो मुझे खुशी है कि आपने मेरे साथ मिलकर इन न्यूमेरिकल्स को समझा, सॉल्व किया। इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।